हेलो एवरीवन। ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच मुझे ना वो वीडियो जो मैंने बनाई वो पार्ट 1 बहुत शॉर्ट बनाकर डालना पड़ा, उसको ट्रिम करना पड़ा। सो हम थे वहाँ पर कि जो ब्रिटेन का जो क्लाइमेट है वो स्पेशल काइंड ऑफ क्लाइमेट है, जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जो बारिश होती है वो भी ठीक ठाक अमाउंट में होती है, राइट प्रोपोर्शन में होती है। और फिर वहाँ पर ये भी लिखा था कि उस पेज पर ये भी था कि जो आज के टाइम में इंग्लैंड में लोग हैं वो कौन है, लाइक ठीक है, वो हैं आपके जो पहले कभी इंग्लैंड में आए थे, जो आक्रमण किया, वहाँ बस गए, तो उन्हीं की ही संतानें चली आ रही हैं। और फिर यहाँ पर है जो सबसे पहले इंग्लैंड में थे ना, कौन लोग रहते थे, वो केल्ट जाति के लोग रहते थे। और 54 ईसा पूर्व में ना रोमन ने इनको हरा दिया, किनको, केल्ट जाति के लोगों को हरा दिया और अपना इंग्लैंड पर रूल इस्टेब्लिश कर लिया। फिर 5वीं शताब्दी आते आते ना रोमन्स को लगा कि चलो यार चलते हैं, मन भर गया है, अब और नहीं रहना यहाँ पर, ठीक है, तो वो वहाँ से चले गए, ठीक है। और इसके बाद आए एंग्लो सेक्शन वहाँ पर आए, उन्होंने वहाँ पर अटैक किया और अपना रूल इस्टेब्लिश किया इंग्लैंड पर। फिर एंग्लो सेक्शन के बाद ना आपके जूट्स आए, डेम्स आए और इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया। तो ऐसे ना इन सब ने अपना इम्पैक्ट डाला वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ पे। देखो ऑब्वियसली जब एक रूल जाएगा, कोई दूसरा आके अपना रूल इस्टेब्लिश करेगा, तो वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त होगी, उस पर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग। फिर ना कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अंतिम जाति थी, जो लास्ट जाति थी जिसने अपना इंग्लैंड पर बहुत सक्सेसफुली अटैक किया, वो नॉर्मन जाति थी। और ये जाति थी ना, नॉर्मन जो रेस थी, ये बहुत ही पावरफुल थी। और उन्होंने ना ये अपना आक्रमण लगभग 1066 ईस्वी में किया था। इस जाति ने ना इंग्लैंड में अपने पावरफुल अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। इस जाति के आक्रमण के बाद, आफ्टर द अटैक ऑफ नॉर्मन रेस ना, मतलब कोई भी ऐसी जाति आई ही नहीं जिसने सक्सेसफुली अटैक किया हो इंग्लैंड पे और अपना रूल इस्टेब्लिश कर पाई हो। सो ये इतनी पावरफुल थी। और इस के बाद ना नॉर्मन्स के बाद जो जितनी भी जातियाँ थी, विभिन्न जातियाँ थी, उन्होंने अपना एक डेवलप किया जॉइंट कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री, और उनके जो डिफरेंसेस थे वो सारे ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए, लगभग ख़त्म हो गए। और इसके बाद यहाँ ही कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड है ये एक छोटा सा देश है, लेकिन जो इसकी जो जो इम्पोर्टेंस है ना इंटरनेशनल एरिना में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। सो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। और फिर यहाँ पर ना अब हम आते हैं इस पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कि ब्रिटिश का जो संविधान है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। देखो हर किसी की एक हिस्ट्री होती है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो आज का इंडिया जैसा है, ठीक है, आज का हमारा प्यारा भारत जैसा है, वो पहले ऐसा था नहीं, उसकी भी एक हिस्ट्री है ना। हम पे जैसे 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया, सो ऐसे ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक हिस्ट्री है। सो हर चीज़ की ना अपनी एक हर किसी का ना अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, ऐसे ही इनका भी है। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर ये कह रहे हैं कि ना पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम डेफिनेटली हर कंट्री में एग्जिस्ट करता है किसी भी फॉर्म में, सम फॉर्म और दी अदर, ठीक है। और फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे फिर कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम या अरेंजमेंट होती है, फिर वो उस कंट्री का या उस जगह का ना एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन बन जाता है, उनका इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, परमानेंट पार्ट। जैसे लिमिटेड मोनार्की हो गया आपका, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, टू पार्टी सिस्टम हो गया, सॉवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट हो गया, डेमोक्रेसी एंड रॉयल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ये सारे ना ऐसी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं जो आज के टाइम में ना जो ब्रिटेन का जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है उसका इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। और जैसे चेंजेस तो टाइम टू टाइम आते रहे, चेंजेस हैव बीन टेकन प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन मैनी सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। और ये जो है जो ब्रिटिश प्रणाली है, इसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुए। देखो चेंजेस इनएविटेबल, तो चेंज होके ही रहता है। और फिर ये कह रहे हैं कि ये जो चेंजेस आए, परंतु ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा की स्थापित हो चुकी विशेषता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन मतलब चेंजेस आ रहे थे ना, उसका बहुत ज़्यादा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल जो ट्रेडिशन था, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका था, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा भी नहीं।
फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा की प्रत्येक व्यवस्था अथवा संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी सिस्टम है, एवरेज सिस्टम या इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल ट्रेडिशन ना, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। फिर ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा का सही रूप में व्याख्या करने के लिए यह आवश्यक है कि उस राजनीतिक परंपरा के संपूर्ण ऐतिहासिक विकास का वर्णन किया जाए। सो ना, अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक जो भी वहाँ पे परंपरा शुरू हुई है, जो भी ट्रेडिशन वहाँ पे शुरू हुआ है, ठीक है। देखो, एज वी ऑल नो कि जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, ठीक है। तो अगर हमें जानना है तो हमें बिल्कुल और बैक में जाना पड़ेगा, हमें हर पीरियड को अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। तो अब ना इसमें हम पढ़ेंगे जो इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इतिहास है ना, उसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे। और बेसिकली ना ये 6 पीरियड्स में डिवाइडेड है। ये जो मैंने 6 पीरियड्स यहाँ लिख रखे हैं, इनमें इसी में पूरा सार है आपके ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पहला पीरियड है एंग्लो सेक्शन पीरियड, और एंग्लो सेक्शंस ही वो लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले मतलब अपना रूल इस्टेब्लिश किया था जब रोमन्स चले गए थे। तो ये पीरियड हो गया। फिर नॉर्मन पीरियड आया, फिर प्लेंटाजेनेट आया, फिर ट्यूडर आया, फिर स्टुअर्ट और फिर हनोवेरियन। सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं। सो हम अब शुरू करेंगे एंग्लो सेक्शन पीरियड से। आई मीन जो नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करूँगी वो एंग्लो सेक्शन पीरियड का ही होगा। मैं एंग्लो सेक्शन जैसे अब किस 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी, फिर नॉर्मन पीरियड करूँगी, फिर मैं प्लेंटाजेनेट। तो 1 बाय 1 मैं एक एक करके पीरियड डालती जाऊँगी। आप वीडियोज़ देखते जाना सो दैट आपको क्लियरिटीज़ हो जाए कि अच्छा इस पीरियड में ये था। और ये 6 पीरियड्स ना आपको टिप्स पे रटे होने चाहिए कि पहले ये पीरियड था, फिर ये था। तभी आपको इंग्लैंड का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ आएगा, तभी आप रिलेट कर पाओगे। अगर आप इस चैप्टर को ढंग से नहीं करोगे ना, तो आपको आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें प्रॉब्लम आएगी। आपको लगेगा कि हम यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गए। तो इसलिए सारे जो पीरियड्स हैं उनकी क्लैरिटी होना, ठीक है, अच्छे से क्लैरिटी होना इज़ मस्ट।